चालू हुआ वहाँ पे कर देते हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग थेल्स परिमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थेल्स परिमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है थ्योरम है आपके क्लास 10 के एग्ज़ाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए थेल्स परिमेय का कहना क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ लिया, जैसे कि आपका ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था, जिसमें कि आप जो है रेखा के बारे में, कोण के बारे में पढ़े थे। और इसके बाद हमको पढ़ाना था त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता, जिसको छोड़ करके आज हम चले हैं थेल्स परिमेय की ओर, क्योंकि थेल्स परिमेय का बहुत ज़्यादा लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर थेल्स परिमेय बता दीजिए, थेल्स परिमेय बता दीजिए। इसलिए मैं आपके सामने थेल्स परिमेय रखने जा रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। देखिए थेल्स परिमेय का कहना है कि यदि कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसमें किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए कि इस भुजा के समांतर अगर अन्य दोनों भुजाओं को काटती हुई रेखा गुजारी जाए तो इन दोनों को समान अनुपात में बांट देती है। या फिर मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, इसको ऐसे काट दिया एक समान जो है रेखा, जो कि इस भुजा के समांतर है ये रेखा, तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। या फिर अगर ये त्रिभुज है, इसमें इस भुजा के समांतर काटते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बटेगा, अर्थात इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। इसमें क्या होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। इसमें क्या होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा। तीनों तरीके से कोई भी तरीका को प्रूव करना है आपको कैसे होता है, ये हमें जो है थेल्स नामक गणितज्ञ ने ये प्रूव करके बताया कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को काटी जाए तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले इसके लिए एक त्रिभुज ले लेंगे और त्रिभुज में कुछ रचना करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, धीरे धीरे प्रूव करने का प्रोसेस शुरू होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज की संरचना बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। एक त्रिभुज लिए, इसमें क्या करते हैं कि ए बी भुजा और ए सी भुजा के समांतर डी एक रेखा खींच लेते हैं। ए बी और ए सी को काटते हुए बी सी के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, ये खींच लिए। उसके बाद आपको रचना क्या करना है, डी से डी ए बी पर लंब डाल देना है, इसे लंब डाल दिए, इसका नाम एन दे दीजिए, और यहाँ से आपका लंब डाल देंगे किस पर, तो इस पर। ये रचना करने वाली बातें आपको याद रखना पड़ेगा, इतना का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो है डी एन और एम ही क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। और बी से क्या करेंगे, ई को मिला देंगे, बी को ई से मिला दिए और डी को किससे मिला दिए, सी से मिला दिए। अब इसमें जो प्रूव करना, पहले जो मैंने बनाया जो रचना क्या वो लिख देते हैं। मान लेते हैं कि माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें क्या किया गया है, तो बी सी समांतर खींचा गया है, कौन सा, डी खींचा गया है, ठीक है। और क्या किया गया है, तो समांतर खींचा गया है, बस इतना है, खींचा है। उसके बाद हम लोग जानते क्या है हमारा कि आगे की रचना क्या किया, एक्स्ट्रा रचना हम लोगों ने क्या किया, रचना में कहेंगे कि डी जो है, डी से क्या किए, डी एन लंब डाले हैं और पेंडुलर खींचे हैं किस पर, ए सी पे। डी से क्या किए, डी एन लंब खींच दिए किस पर, ए सी पर, तथा और एक लंब खींचे हैं ई से एम ई लंब खींच दिए किस पर, ए बी पर खींचे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं आगे इसको प्रूव करना क्या है, वो लिख दीजिए, सिद्ध करना है कि इन दोनों भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में बांटता है। इसका समान अनुपात क्या हो जाएगा, ए डी बटे कितना हो जाएगा, बी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए ई बटे बी सी। यही हमें प्रूव करना है। इसके लिए एक और क्या किए, यहाँ पे लिखना था कि बी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया, याद रख लीजिए ना, इस जगह लिख देते हैं ऐसे, डी को सी
E से तथा B को E से मिलाया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो हमें सिद्ध करना है इसके लिए क्षेत्रफल का सहारा लेंगे। दो त्रिभुज को जो है कौन कौन से त्रिभुज में चलेंगे, प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं इसको प्रूव करने के लिए। क्या एक बार ADE में चले जाइए, त्रिभुज ADE तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, DEB में। त्रिभुज DEB में चले जाएं। इन दोनों में अगर दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर कितना हो जाएगा आपका। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। अगर हाफ जो है हाफ ले लिए, इसका क्षेत्रफल के लिए लगा रहे हैं सूत्र। आधार इसके लिए अगर ये जो बनाते हैं तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, m ही करेगा। तो आधार आपका हो गया AD और ऊंचाई कौन सा हो गया, m ही हो गया। फिर आप नीचे वाला में चलते हैं तो DEB में अगर चल रहे हैं आधार इसको बनाएंगे तो ये तो ऊंचाई का काम करेगा नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा करके यही ऊंचाई काम में आ जाएगा। बाहर से ऊंचाई डाला गया है तो हमारा हाफ हो जाएगा। और आधार कौन सा बना लेंगे, BD को, तो ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, ये ऊंचाई का काम करेगा नहीं, नीचे तो ये अधिकपन के जैसा काम कर रहा है, इसलिए आगे बढ़ा के यही ऊंचाई ले लेंगे ME। यहाँ से आपका क्या आ गया, ME कट गया, हाफ हाफ कट गया। तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE जो होगा और उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज DEB जो है ये बटे किसके बराबर हो जाएगा, AD बटे BD के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब जो है आगे हम लोग यहाँ से सीखते हैं दूसरा, इस ओर से चलना है। पुनः प्रमाण, एक इक्वेशन मेरा बन गया। पुनः प्रमाण देते हैं। प्रमाण त्रिभुज इधर वाला में चलो तो इधर वाला में भी ऊपर वाला वही लेना है, ADE ही लेना है। ADE तथा कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, DBC में। इस बार चल जाएंगे DEC में। त्रिभुज कौन सा, DEC में। इन दोनों त्रिभुज में देखिए दोनों का क्षेत्रफल का अगर अनुपात कर दे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ऊपर वाला आ गया और नीचे वाला में कौन सा ले लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, DEC। और इधर सूत्र लगा दो, हाफ गुना आधार। अगली बार अगर आधार इसको बनाते तो ऊंचाई का काम ये करने लगेगा, AE हो जाएगा और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, DN हो जाएगा, संगत ऊंचाई। उसके बाद आपका हाफ गुना आधार कितना ले लेंगे, इसके लिए इस त्रिभुज के लिए DEC के लिए आधार इसको मानेंगे तो ऊंचाई तो यहाँ होगा नहीं, तो ऊपर बढ़ा के यही आ जाएगा ऊंचाई आपका। तो कितना हो जाएगा, EC या CE बात बराबर है, EC गुना कितना हो जाएगा, DN ले लेंगे। अब हाफ हाफ आपका कट गया, DN आपका कट गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो गया, ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर कितना निकल गया आपका, AE बटे EC निकल गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों का RHS देखो तो एक जैसा पुर गया, यही दोनों को हमको क्या करना है, बराबर पुराना। लेकिन जब तक LHS बराबर नहीं होता तो RHS बराबर होगा नहीं। इसके लिए यहाँ पे देखिए तो ऊपर वाला दोनों का एक जैसा है, लेकिन नीचे वाला में अंतर है। यहाँ DEC है तो यहाँ DEB है। तो आप देखोगे कि एक ही आधार DE आधार पर एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है। दोनों का जो है आधार दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार लेकर अगर दो त्रिभुज खींचा जाए तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे एक ही आधार से त्रिभुज ADE तथा कौन सा बनाया गया हमारा, त्रिभुज ADE नहीं, पीछे वाला DEB। क्या लिखेंगे इसको, DEB। ये वाला भी बना है एक ही आधार से, ये से, और यही आधार से बना है ये वाला, और दोनों समांतर रेखा के बीच में है। इसको लिख देंगे DEC बना है जो किसके बीच है, समांतर रेखाओं के बीच है। 9th क्लास में थ्योरम पढ़े थे कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हो और इनके बीच ऐसे त्रिभुज बनाया जाए इस तरह का मिला करके
तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। वहीं से आप क्या कर सकते हैं, हम लोग जहाँ हमारा BC है वहाँ हम DEB भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज किसके, DEB के बराबर हो जाएगा। DEC और DEB क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जहाँ DEC है वहाँ हम DEB डाल सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्यूशन। तो आपका ये जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ऊपर रहने दिए, और जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC है, DEC के बदले क्या लगा दें, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, DEB, क्योंकि दोनों बराबर ही है। उसके बाद इधर तो आपका AE बटे क्या है, EC है। तो दिक्कत, यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB दोनों किसके बराबर है, AD बटे BD के बराबर। तो जो यहाँ है दोनों, इसमें देखिए यहाँ पर है, इसका मान यहाँ का कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो इसके जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह AD बटे कितना लिख दें, BD लिख देते हैं, और ये AE बटे AC हो गया इधर। जो कहाँ से आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ गया। तो आप जो प्रूव करना चाह रहे थे वो आपका प्रूव हो चुका है कि AD बटे BD, मतलब ये दोनों भुजाओं को जो काट रहा है DE रेखा, AD बटे BD और AE बटे EC, मतलब ये दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। जो थेल्स प्रमेय कह रहा था वो मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उम्मीद है आपको थेल्स प्रमेय अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस थ्योरम को बार बार देखिए, ताकि एक बार में हो सकता है समझ में ना आए तो दोबारा फिर से एक बार देखिए और आसानी से आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि अभ्यास करने से ही ज्ञान का वृद्धि होता है, अभ्यास छोड़ दीजिएगा तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होता है। तो इसी शब्दों के साथ, इसी थ्योरम के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। अगले दिन मिलेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम को लेकर के। धन्यवाद आप लोगों को।